नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और सबसे पहले आपसे यही अपील कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए और कोरोना को हराइए, क्योंकि कोरोना जानलेवा है। बहुतों की जान ले चुका है। 1500 से ज्यादा मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है भारत में। चलिए आप देश भर से क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है वो आपको बताते हैं। कितने मामले सामने आए वो आपको बताते हैं। भारत में अब कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो 46,711 पर पहुंच गई है। हालांकि इसमें से एक्टिव केस जो हैं वो 31,967 हैं। बाकी जो लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं। देश भर में अब तक 1,583 मौतें हो चुकी हैं कोरोना की वजह से। इलाज के बाद 13,160 मरीज स्वस्थ हुए हैं। और हम आपको बता दें कि देश में रिकवरी रेट जो है 27.41% है। कानून मंत्रालय में एक अधिकारी संक्रमित पाया गया है। इसके साथ ही त्रिपुरा से खबर ये कि बीएसएफ के 13 जवान यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जल्द होगा और इसको लेकर पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक भी की है। चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया कि जल्द से जल्द कैसे टीका लाया जा सके। तेलंगाना ने 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है कोरोना से उपजे हालात को लेकर। इधर बिहार की बात करें, बिहार में कोरोना संक्रमित 535 मामले सामने आ चुके हैं। कटिहार में 5 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कैमूर में भी एक पॉजिटिव केस सामने आया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, सीवान में भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं। एक दिन में मुंगेर के 13 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। एक अच्छा संकेत, एक अच्छी खबर। मुंगेर में अब तक 38 मरीज कोरोना से निजात पा चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। झारखंड में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए। 2 दिन राहत मिली थी बीच में, उसके बाद 10 नए मामले। रांची में 8 और दुमका में 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही झारखंड में अब मरीजों की संख्या बढ़कर 125 हो गई है। कोरोना पर मुख्य सचिव की आज बैठक झारखंड में होने वाली है। इधर कोरोना संकट को लेकर पटना में हुई सर्वदलीय बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। सीएम ने जिला प्रशासन को अलग अलग क्षेत्र के विधायक से फीडबैक लेने के निर्देश दिए हैं ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में उसी आधार पर फैसला लिया जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सर्वदलीय बैठक में कोरोना पर मंथन हुआ। सीएम ने विपक्षी दलों से भी फीडबैक लिया है। साथ ही कोरोना संकट से निपटने को लेकर उनसे सुझाव भी मांगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने खुद समीक्षा बैठक की और सभी लोगों से सुझाव लिया गया है और अलग अलग जिलों के जो अलग अलग क्षेत्रों के जो विधायक हैं, अधिकारियों से कहा है कि उनसे पूरी डिटेल ले, फीडबैक ले। इधर प्रवासी मजदूरों और छात्रों की बिहार वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। आज बिहार में 6 स्पेशल ट्रेनें आने वाली हैं। इसी कड़ी में सूरत से श्रमिक स्पेशल ट्रेन बरौनी पहुंची। ट्रेन से 36 जिलों के करीब 1200 प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हुई है। सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग के बाद बसों से उन्हें उनके जिलों में भेजा जाएगा। वहीं केरल से देर रात स्पेशल ट्रेन से 32 जिलों के 1090 मजदूर कटिहार पहुंचे। इसमें 120 मजदूर कटिहार के हैं, जबकि दूसरे जिलों के मजदूरों को बसों के जरिए प्रशासन ने रवाना किया। ट्रेन से मजदूरों को उतरने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अच्छी तरीके से करवाया गया। वहीं मुंगेर के लिए मंगलवार का दिन मंगलकारी साबित हुआ। मुंगेर के 13 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। मुंगेर के जमालपुर क्वींस हॉस्टल की आइसोलेशन वार्ड में 8 मरीजों के स्वस्थ होने पर डीआईजी, डीएम समेत डॉक्टरों ने ताली बजाकर उन्हें विदा किया। वहीं पटना एनएमसीएच में इलाज करा रहे मुंगेर के 6 मरीजों ने भी कोरोना को मात दी। मुंगेर में अब तक कोरोना के 38 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुंगेर में अभी 63 कोरोना के एक्टिव मरीज रह गए हैं। आज मुंगेर के लिए अच्छी खबर है कि हम लोगों के यहाँ से यहाँ जो पॉजिटिव पेशेंट्स एडमिट थे उसमें से 8 लोग वापस सही होकर अपने घर जा रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है और ये सभी जो पेशेंट्स हैं ये मुंगेर में ही एडमिट थे। अतिरिक्त 5 और भी मरीज सही होकर पटना एनएमसीएच से अपने घर को लौट रहे हैं। इस प्रकार आज हमारे यहाँ पर कुल 13 लोग स्वस्थ होकर अपने घर को लौट रहे हैं। उधर कटिहार में ताला तोड़कर क्वारंटीन सेंटर से भागे 10 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ लिया है। सभी को फिर से क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया है। दरअसल 4 मई को ऋषि भवन स्थित क्वारंटीन सेंटर से 20 मजदूर ताला तोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने इनमें से 10 मजदूरों को आजमनगर थाना क्षेत्र के खुड़ियाल गांव से पकड़ा है।
वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने वाले मजिस्ट्रेट पर भी कार्रवाई की गई है। टीम भेजी तो वो 10 व्यक्ति वहाँ मिले जो बताया कि वो छत्तीसगढ़ से यहाँ आए थे और ऋषि सेंटर पर ठहरे हुए थे और बारिश का फ़ायदा उठाकर, आंधी का फ़ायदा उठाकर वो लोग भागने में सफल हो गए। कोरोना संकट की इस घड़ी में जहां पूरा देश कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर रहा है, तो वहीं साइबर अपराधी इन योद्धाओं को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ये हैं डॉक्टर मनोज कुमार, जिनके फेसबुक अकाउंट को हैक कर साइबर अपराधियों ने 15,000 की ठगी कर ली। डॉक्टर मनोज रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के HOD हैं। साइबर अपराधियों ने डॉक्टर मनोज के ओरिजिनल फेसबुक अकाउंट का फोटो इस्तेमाल कर एक फेक अकाउंट बनाया और लोगों से पैसों की डिमांड की। इसके बाद उनके एक जूनियर ने 15,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। जब डॉक्टर मनोज को इस बात का पता चला तो उन्होंने थाने में शिकायत की और लोगों को फेसबुक के जरिए आगाह भी किया। नॉन मेडिकल साइंटिस्ट यहीं का निकेश सिन्हा है, उन्होंने फोन किया। उस टाइम हम वॉशरूम में थे। उसके बाद जब आके कॉल किया तो पता चला क्या, उन्होंने बोला कि सर आपने पैसे की मांग की थी, हमने 15,000 रुपया भेज दिया कुल अकाउंट में। हमने बोला हमने तो मांगा ही नहीं था। तब हमें समझ में आया कि शायद कुछ गड़बड़ हो। मैंने सारे आदमी से अपील करता हूं कि इस तरह की चीजें जो हों तो थोड़ा ध्यानपूर्वक किसी का फ्रेंड मत बनिए और कोई अगर पैसे की मांग करता है तो पैसे आप ना भेजें। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी साइबर क्राइम ब्यूरो को दे दी गई है। मामले की जांच DSP रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। वहीं इस मामले पर फेसबुक से भी जानकारी मांगी गई है। तो इसको लेकर के हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी फर्जी अकाउंट बनाया गया है उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमने फेसबुक को लिखा है कि जो भी डिटेल उनके पास उपलब्ध हो हमें उपलब्ध करें। जैसे ही हमें डिटेल उपलब्ध होती है तो हम अग्रतर कार्रवाई करेंगे। जी, मामला साइबर क्राइम विंग जो हमारी है उसको सौंप दिया गया। कोरोना टेस्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर मनोज देश के लिए कोरोना योद्धा बने हुए हैं, तो दूसरी ओर साइबर क्रिमिनल्स ऐसे योद्धाओं को चूना लगाने में लगे हैं। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, ऐसे ठगों से सावधान रहें, सजग रहें। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो ठग आपको भी निशाना बना सकते हैं, इसलिए आप कम से कम सचेत रहें। इधर लॉकडाउन में जामताड़ा से आई तस्वीरें सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखा रही हैं। मुमकिन है कि हर चौक चौराहे पर प्रशासन की नजर नहीं रह सकती, लेकिन जब सैकड़ों लोगों का काफिला SP जामताड़ा के आवास से होकर गुजरे और उसे नहीं रोका जाए, तब सवाल उठना तो लाजमी है। जामताड़ा से अब तक कोरोना के 2 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में प्रशासन के कंधे पर विशेष जिम्मेदारी है। सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि कोरोना बंदी का सख्ती से पालन करवाएं, लेकिन प्रशासन है कि हाथ पर हाथ धरे बैठा है। जामताड़ा में बंगाल से बिहार जाने वाले कॉरिडोर के साथ ही रेल लाइन पर सैकड़ों के झुंड में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और बीमार अपने घर की ओर जा रहे हैं। साइकिल पर गठरी बांधे इन सैकड़ों लोगों का काफिला जामताड़ा के SP अंशुमन कुमार के घर से होकर भी गुजरता है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब SP अंशुमन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कन्नी काट ली। वहीं उपायुक्त ने पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा पूरी सख्ती से कोरोना बंदी के निर्देशों का पालन करने की बात कही है। यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए हम लोग कोई भी छूट नहीं देंगे। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी शक्ति के साथ पेश आएगा और मैं कहना चाहूँगा यहाँ के नागरिकों को कि आप इसका अनुपालन करें, नहीं तो प्राथमिकी भी दर्ज होगी। जहां एक तरफ प्रशासन को चाहिए था कि सड़क या रेल मार्ग से सैकड़ों की तादाद में घर जा रहे लोगों को रोककर उनके रहने खाने का इंतजाम किया जाए, वहीं पुलिस के जवान इसके उलट राहगीरों को शॉर्टकट रास्ता सुझाते दिखाई दे रहे हैं। शॉर्टकट के नाम पर जोखिम भरे रास्तों से गुजरते लोगों को देखना हृदय विदारक है। इन सैकड़ों लोगों में ज्यादातर ईंट भट्ठे में काम करते थे। पैसे खत्म हो जाने के कारण घर लौटने को मजबूर हैं। कईयों ने बीते कई दिनों से भरपेट खाना तक नहीं खाया है। पैसे नहीं जाएगा, खुराकी उराकी तो नहीं दे रहा है। आगे से भी काम करते रहते हैं वहाँ पर। बच्चा लोग सब ऐसे ही तो क्या करेगा। होली के बाद ही लोग ले गया परीक्षा देने के बाद। हमने मन शहर अभियान के लिए दादन दल का कमा लिया, खा लिया गरीब आदमी। तकर बाद उनका सीजन टूट लगल को लॉकडाउन नहीं होतो तो काहे यहाँ रवि तुमका गरीब 4 धाम देतो तो लेबे तो नहीं।
प्रवासियों के लिए सरकारें कई फैसले ले रही हैं। इधर दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों के लिए विशेष ट्रेन का प्रबंध कराया जा रहा है, लेकिन डर और बेबसी में जी रहे मजदूर पैदल ही अपने घर की ओर निकल रहे हैं। वहीं प्रशासन हाथ पर हाथ धरे केवल गरीबी और बेबसी का तमाशा देख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से राणा प्रताप की रिपोर्ट। इधर कोरोना बंदी के दौरान शिक्षा की धारा में कोई रुकावट न आए, इसको लेकर राज्य सरकार डिजिटल का हर प्लेटफॉर्म तलाश रही है। प्रदेश में पहली बार गिरिडीह जिले में केबल नेटवर्क के जरिए इसकी शुरुआत हो चुकी है। कोरोना काल में मची उथल पुथल के बीच प्रदेश में शिक्षा को स्थिर करने की कवायद शुरू हो गई है। गिरिडीह में शिक्षा मंत्री ने CCL DAV के सहयोग से केबल टीवी के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई का शुभारंभ किया। केबल टीवी के माध्यम से प्रदेश में पहली बार शुरू हुए ऑनलाइन क्लासेस से पूरे गिरिडीह जिले के 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को विशेष फायदा मिलेगा। पूरे राज्य में पहले केबल सिस्टम पढ़ाई शुरू किए हैं। हमारे मैडम अभी 2 बात बोल रहे थे। बच्चों तक सुलभ कराने का एक प्रयास है। डिजिटल शिक्षा के मायने आज तक मोबाइल में या यूट्यूब में या लैपटॉप या कंप्यूटर पर थे। हम लोग इसको अगले आयाम तक घरों के टेलीविज़न तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप केबल के द्वारा जो ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है और उसको कोई रोक नहीं सकता। केबल नेटवर्क के जरिए डिजिटल क्लासेस को लेकर 59 विभिन्न विषयों के शिक्षकों का एक पैनल बनाया गया है, जिसमें 37 सरकारी स्कूल के और 22 शिक्षक निजी स्कूलों के होंगे। इस पहल से सरकारी और निजी स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक के छात्र हर दिन 4 घंटे ऑनलाइन क्लासेस कर सकेंगे। बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, खासतौर पे क्लास 9, 10, 11 और 12 के बच्चों के लिए जिन्हें बोर्ड एग्जाम देना होता है, उनके लिए एक दिन बहुत महत्व रखता है। एक लंबे चौड़े सिलेबस को कवर करना होता है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में करीब 40,000 घरों में केबल कनेक्शन है और डिजिटल क्लासेस का प्रसारण जिले के सभी केबल नेटवर्क पर किया जाएगा। अब सरकार की कोशिश इसे जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू करने की है। गिरिडीह से सुरेश के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना की मार है तो दूसरी तरफ बिहार के मोकामा टाल के किसान बेमौसम बारिश के कारण परेशान हैं। यही नहीं, बारिश से जो फसल बच भी जा रही है तो सरकारी उदासीनता और लॉकडाउन की वजह से बिक्री में समस्या आ रही है। दाल के कटोरा नाम से विख्यात मोकामा टाल के किसानों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। एक तो प्रकृति की मार, ऊपर से कोरोना का कहर, इस दोनों ने किसानों को बेहद परेशान कर रखा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोकामा टाल में। जी हाँ, वो मोकामा टाल जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें इतनी क्षमता है कि पूरे बिहार को वो दाल खिला सकता है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मोकामा टाल के क्षेत्र का। लगभग 1 लाख हेक्टेयर से कुछ ज्यादा ही में फैला हुआ है मोकामा टाल का इलाका, जहाँ पे दलहन की खेती होती है। और यहाँ के बारे में ये बोला जाता है कि यहाँ का दलहन इतना अच्छा क्वालिटी का होता है कि शायद ही दूसरे जगह पर ऐसा दलहन देखने को मिले। लेकिन आज स्थिति ये है कि प्रकृति की मार ने दलहन के किसानों की स्थिति बेहद खराब कर दी है। और जैसे तैसे फसल का उत्पादन हो भी गया, दलहन का उत्पादन हो भी गया, तो उसको बाजार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकार ने दलहन की खरीदारी अभी तक शुरू नहीं की है। जबकि केंद्र सरकार ने MSP का दर तय कर दिया है, बावजूद इसके बिहार सरकार ने दलहन की खरीदारी नहीं शुरू की है। और बिहार सरकार की तरफ से ये वादा भी किया गया था किसानों को कि दलहन की खरीदारी होगी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। हमारे साथ मोकामा टाल के कुछ किसान हैं, इन्हीं से जानते हैं इनका दर्द। अब अपना नाम बताइए। आनंद मुरारी। आनंद जी, क्या दर्द है इस बार मोकामा टाल के किसानों का? देखिए, मोकामा टाल के जो किसान है, करीब 1 लाख दलहन उत्पादक किसान, प्रकृति की मार और सरकार की उदासीनता, हमारे यहाँ के किसान 140 दिन में अपना दलहन की फसल को तैयार करते हैं। उसके बाद सरकार की उदासीनता के चलते इनको बाजार और बिचौलिए के बीच में पिसने के लिए छोड़ दिया जाता है। आप तो समझ सकते हैं कि एक भाग का 6वां हिस्सा फसल हुआ है अन्य बार के मुकाबले। जो फसल हुआ उसकी बिक्री हो पा रही है? मार्केट में कोई खरीदार नहीं है, लेवाल नहीं है, उस कारण से बिक्री तो बड़ा मुश्किल है अभी। और ये जब आप अपने दलहन को बेचने जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं लोग? यहाँ दिक्कत ही दिक्कत है, कोई लेने वाला नहीं है। लेता है भी तो समझ लीजिए कि 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना में पैसा मिलता है,
तो वो पैसा का कोई वैल्यू नहीं रहता है। 10,000 5,000 करके देता है, वो पैसा का कोई वैल्यू रहता नहीं है। तो देखिए टाल क्षेत्र के किसान है और इनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए और बिहार सरकार से भी हम आग्रह करेंगे कि इस खबर को अगर देख रहे हैं तो समझने की कोशिश करें कि जो टाल क्षेत्र इतने बड़े लेवल पे दाल का उत्पादन करता है, अगर वहां पे दाल की खरीदारी शुरू हो जाएगी तो न सिर्फ इससे बिहार सरकार को भी फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा और अंत में जो दाल की कभी किल्लत हो जाती है या फिर दाल महंगा मिलता है, शायद वो समस्या ना हो। तो हमारी कोशिश है, न्यूज़ 18 की कोशिश है कि टाल के किसानों के दर्द को हम सरकार तक पहुंचाएं ताकि सरकार जल्द से जल्द इनका सूद ले। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मोकामा टाल। वहीं किसानों की समस्या को लेकर बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर ने भी चिंता जाहिर की है। साथ ही जल्द ही दलहन की खरीदारी शुरू करने का भरोसा भी दिया है। नहीं, बिल्कुल अब किसान भाइयों की मांग रही और सरकार ने, मैंने खुद ही बात किया था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसकी चर्चा की और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बना के समीक्षा करने के लिए किस तरह से और किन इलाकों में, क्योंकि दलहन तो सब जगह उस रूप में नहीं है जैसा मोकामा टाल क्षेत्र में होता है, तो इसके लिए एक रिपोर्ट भी आई हुई है मक्का के लिए और दलहन के लिए, और दोनों पर आगे हम उम्मीद करते हैं कि आगे किसान भाइयों की मांग पूरी हो जाएगी। तो बिहार में बेमौसम हुई बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है और किसानों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना संकट के बीच आसमान से आफत बरसी। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान तो हुआ ही, वज्रपात से कई लोगों की मौत भी हो गई। बिहार के अलग अलग जिलों में वज्रपात ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली और कईयों को घायल कर दिया। कुछ जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन किसानों का बहुत नुकसान हो गया। बारिश से मुंगेर में सब्जी की फसल नष्ट हो गई, वहीं कई प्रखंडों में गेहूं की कटी फसल को काफी नुकसान हो गया। मधेपुरा में तो फरवरी से लेकर अब तक कई बार बेमौसम बरसात हो चुकी है। मई महीने की बात करें तो 4 और 5 मई को दोनों दिन बारिश हुई, जिसने किसानों की परेशानी को कई गुना बढ़ा दिया है। कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि करीब 11,000 हेक्टेयर में लगी गेहूं, मक्का, आम, लीची, दलहन और सब्जी की खेती प्रभावित हुई। भागलपुर में तो दोपहर में रात का नजारा दिखने लगा। चारों तरफ अंधेरा छा गया और सड़क पर चल रही गाड़ियों की लाइटें जल गई। मौसम में अचानक आए बदलाव ने लोगों को हैरत में डाल दिया। औरंगाबाद में दोपहर में अंधेरा तो नहीं छाया, लेकिन टपाटप गिरते ओले से किसानों को कितना नुकसान हुआ होगा आसानी से समझा जा सकता है। छपरा में बारिश से किसानों को तो नुकसान हुआ ही होगा। बारिश ने प्रशासन की पोल भी खोल कर रख दी। भगवान बाजार थाना रोड सहित कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया, जिससे आम लोगों को खासी परेशानी हो रही है। यानी बिहार में मंगलवार को आसमान से मौत और बर्बादी की बारिश हुई, जिसने कई लोगों की जिंदगी छीन ली और कई लोगों के चेहरे पर परेशानी की लकीरें खींच दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर लाठी में तेल पिलावन वाली पार्टी का अब डिजिटल अवतार सामने आ रहा है। कोरोना बंदी के बीच अब पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर डिजिटली ट्रेन भी कर रही है। कभी लालू की पार्टी लाठी में तेल पिलाने की बात करती थी, लेकिन आज आरजेडी का स्वरूप बदल रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि अब समय के साथ आरजेडी भी अपने डिजिटल अवतार में आ गई है। लॉकडाउन में तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह के निर्देश पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए एक्टिव रहने की ट्रेनिंग दी जा रही है। माना जा रहा है कि अब आरजेडी विधानसभा चुनाव को लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए विरोधियों को शिकस्त देने की कोशिश में है। कि हमारे पास लाठी भी है, हम कमजोर और गरीब लोगों के लिए सहारा है लाठी, और लैपटॉप भी है। अब लाठी और लैपटॉप, ट्विटर भी है, व्हाट्सएप भी है। जिस रूप में हमारा विपक्ष आएगा उस रूप में उनको करारा हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आरजेडी के बड़े नेता जहां है वहीं से डिजिटल माध्यम से जुड़कर कार्यक्रम भी कर रहे हैं।
और समय समय पर तेजस्वी एंड टीम के लोग कार्यकर्ताओं को सुझाव भी दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी अब भी मान रही है कि आरजेडी का स्वरूप कभी बदल नहीं सकता। वो लाठी वाली पार्टी थी और रहेगी। तेजस्वी जी को उनके माता पिताजी ने पूरी पार्टी गिफ्ट कर दी है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं को फुसलाया जा रहा है कि तेजस्वी जी बड़े काबिल हैं ये कह के। और तेजस्वी जी हैं कि वो दिल्ली में बैठकर पूरे ऐशो आराम से ट्विटर पर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो इससे क्या परसेप्शन बदल जाएगा? आरजेडी मूलतः लाठी भाजने वाली पार्टी है, लाठी में तेल पिलाने वाली पार्टी है, एक भ्रष्ट पार्टी है, बिना संगठन विचारधारा के एक परिवार की पार्टी है, पॉकेट की पार्टी है। एक वक्त ऐसा भी था जब आरजेडी के नेता ट्विटर को चींची करने वाली चिड़िया कहा करते थे। लेकिन नए दौर में पार्टी ने जरूरत के हिसाब से अपनी सोच बदल ली। अब आरजेडी के डिजिटल अवतार का चुनाव में कितना फायदा मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।